नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आप लोग को अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज जो है विशेष रूप से पॉलिटी सेशन आया है। पॉलिटी सेशन में जो आज मेन टॉपिक है आपका फंडामेंटल राइट है, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स है, उसके बाद आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसके बाद आपका प्रेसिडेंट है, फिर वाइस प्रेसिडेंट है, एंड लास्ट में जो है आपको कैबिनेट की भी जिक्र किए हैं, और साथ में लास्ट में जो है आपका अटॉर्नी जनरल मान्यवादी की भी जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये सभी आज मतलब टॉपिक जो है इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो चलिए मेरे साथ बने रहे और अपनी तैयारी को चार चांद लगाएं। ठीक, वैसे विद्यार्थी जिनका मतलब बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सब्जेक्ट हिस्ट्री और पॉलिटी है, पॉलिटी वाले इसमें इस वीडियो को तो ज़रूर देखें और रिवीजन करके जाए। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है। चलिए, साथ में एक छोटा सा मेरा अनुरोध भी है कि मेरे भाई बहन एवं बंधु जो मेरे चैनल से जुड़े हैं और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरा भी हौसला अफजाई हो और मैं इसी तरह का वीडियो आप लोग के लिए बराबर लाते रहूं। ठीक है, तो ये वीडियो खास करके देखिए, हम कहेंगे कि जैसे बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए तो उपयोगी है ही, साथ में 69वीं बीपीएससी परीक्षा का आयोजन जो होने वाला है उसके लिए उपयोगी है, और साथ में बिहार दरोगा वाले भी इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ से सभी एग्जाम्स में प्रश्न उठाकर दिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग जिक्र आज कर रहे हैं हम मौलिक अधिकार का। देखिए, फंडामेंटल राइट जो है मूल संविधान में पहले जो थी 7 थी, अभी वर्तमान में कितना 6 है। क्लियर, इसे जो है यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। क्लियर, और इसे भारतीय संविधान का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर, और इसकी संरक्षण जो करती है आपको सुप्रीम कोर्ट करती है और हाई कोर्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत करती है और हाई कोर्ट जो अनुच्छेद 226 के तहत करती है। ठीक, तो चलिए ये इंट्रोडक्शन है भारतीय मूल अधिकार का। आगे हम लोग जिक्र करते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जो है शुरू से अंत तक बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें। चलिए पहला क्वेश्चन का भारतीय संविधान में जैसा निहित है कि निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। तो देखिए, कानून के समक्ष समानता ये जो है फंडामेंटल राइट में है, सामाजिक समानता ये भी फंडामेंटल राइट में, अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में दिया गया है, जबकि आर्थिक समानता का जिक्र जो है आपको डीपीएसपी में किया गया, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग चल रहे हैं। 2 नंबर का मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण संबंधित है। तो देखिए, बच्चों के शोषण से संबंधित जो अनुच्छेद होते हैं, हालांकि इसमें जो 23 और 24 दोनों है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मगर इसमें विशेष रूप से जो है शोषण से रिलेटेड अनुच्छेद 23 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 23। जबकि 24 जो है कल कारखानों में जो है नियोजन से संबंधित प्रतिषेध को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का मूल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालक के नियोजन से सीधा संबंधित है। तो देखिए, कल कारखाना में जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को नियोजन नहीं किया जा सकता, इसकी जिक्र जो अनुच्छेद 24 में किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। अगला हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 4 नंबर में कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, अस्पृश्यता का अंत जो आपको है अनुच्छेद 17 में किया गया है, अस्पृश्यता का जो है अनुच्छेद 17 में किया गया, तो इसका राइट आंसर आपका हो गया सी 17। मगर इसमें हम लोग सब चीज़ देखेंगे। 14 जो है कानून के समक्ष समानता है, समता का अधिकार, और ये 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और 21 जो है जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं 5 नंबर में। कहा कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। तो देखिए, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित जो करता है वो आपका अनुच्छेद 19 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं 6 नंबर में। 6 नंबर करा कि भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। तो देखिए, ये अनुच्छेद 19(1) के ए क्लॉज में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19(1) ए के क्लॉज में जिसको अवस्थित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर में चल रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता को मूल रूप से अधिकार प्रदान किया गया है। तो देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 में 6 दिया गया, उसी में जो है अभिव्यक्ति, भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अंतर्निहित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 19 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कह भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता का उल्लेख किसमें। फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर अनुच्छेद 1 ए, अनुच्छेद 19(1) का क्लॉज नंबर ए में इसको स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 AD
को अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होगा। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जब 19(1) AD को हम अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ते हैं तो ये जो है राइट टू प्राइवेसी देता है, मतलब एकांतता का अधिकार देता है, हम इसको राइट टू प्राइवेसी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? तो देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 में है, तो इसलिए जो कृपाण धारण करने का सिखों को जो अधिकार प्रदान किया गया अनुच्छेद 25 के तहत किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला 11 नंबर का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो ये धर्म की स्वतंत्रता से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, धर्म की स्वतंत्रता। अगला हम लोग चलते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार व संरक्षण प्रदान करता है? तो देखिए अनुच्छेद 30 के तहत जो है कोई भी अल्पसंख्यक जैसे हो गया मुस्लिम हो गया, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, सिख हो गया, ये सभी जो अल्पसंख्यक के श्रेणी में आते हैं, तो वो अपना मनपसंद का शिक्षण संस्थान संचालित कर सकता है और उसका संरक्षण भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अंतर्गत 13 नंबर में, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट होता है और अनुच्छेद 32 के तहत इसका क्या करता है? संरक्षण करता है। अनुच्छेद 32 के तहत जो 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं 14 नंबर का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो देखिए ये अनुच्छेद 32 को जो है संविधान का आत्मा और हृदय कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे आर्टिकल 32 के नाम से जाना जाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं 15 नंबर करा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए करा, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जाती है? तो इसका हो जाएगा आपका हैबियस कॉर्पस, जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आपको दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। आगे हम लोग चलते हैं 16 नंबर करा, किस बात ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, हाल फिलहाल में जो केशवानंद जी मरे हैं, ये केरल के थे। अगला 17 नंबर करा, जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति का अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया, मतलब निकाला गया, वह संविधान संशोधन कौन था? तो वो देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 था। 44वां संविधान संशोधन 1978 था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं 18 नंबर करा, कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखते हैं हम लोग कौन नहीं आता है। तो स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत है, समानता का अधिकार भी मूल अधिकार के अंतर्गत है। अब आगे का ऑप्शन देख रहे हैं, आगे का ऑप्शन संपत्ति का अधिकार। तो देखिए संपत्ति का अधिकार को जो है निष्कासित कर दिया गया, यही अब जो है हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो देखिए भारतीय संविधान जो निम्न में कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो समानता का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, देखिए 19 नंबर में आपसे पूछा गया था संविधान निम्न में कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो देखिए इसमें समानता का अधिकार जो है 14 में करता है, धर्म पालन करने का अधिकार 25 में करता है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 में ये भी करता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा समान आवास का अधिकार, ये जो मौलिक अधिकार प्रदान नहीं करता है। ठीक, अगला 20 नंबर में चल रहे, 20 नंबर का रहा, कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? ठीक, कह रहा है कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। तो अब देख लेते हैं, किसी भी देश में भाग में बसने का अधिकार 19 में है, ये सही है। उसके बाद लिंग समानता का अधिकार ये भी दिया गया है 15 में। तो उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में ये भी दिया गया है, जबकि सूचना का अधिकार जो है मूल संविधान में ये नहीं था, ये आपका मूल अधिकार में नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? ये सभी अधिकारों के बारे में बोल रहा है, सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधि के समान संरक्षण जो सभी आदमियों को प्राप्त है, सबके लिए एक कानून व्यवस्था की गई है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर, आगे हम लोग चल रहे हैं 22 नंबर का, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दावा नहीं कर सकते हैं तो वह व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं कर सकते, बाकी जो है
कानून के समक्ष समानता का अधिकार मिलेगा, उसे जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता मिलेगा, धर्म की स्वतंत्रता भी मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 23 नंबर में करा, निम्नलिखित कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। तो देखिए अभी तुरंत हम जिक्र कर रहे थे, विधि के समक्ष समानता मिलेगा उसे, ठीक है, विधि के समक्ष समानता उसे मिलेगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी मिलेगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी मिलेगा, लेकिन उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो यहाँ नहीं मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं 24 नंबर में। 24 नंबर का भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है कि गैर नागरिक मतलब विदेशी को भी उपलब्ध है। क्लियर। तो इसमें देखते हैं, तो देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसे नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नहीं है, उसके बाद आपका ए नहीं है, बी विदेश में किसी भाग में घूमने और बसने का अधिकार भी नहीं है, संपत्ति अर्जन करने का भी अधिकार नहीं है, लेकिन संविधान निराकरण का अधिकार उसे दिया गया। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, संविधान निराकरण का अधिकार। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं 25 नंबर में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द निम्नलिखित में किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन, जो 39 में जिक्र किया गया, मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो देखिए इसका 25 का आप आंसर जब देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, जब इसे अनुच्छेद 14 और 16 को एक साथ जब मिला के पढ़ा जाता है, अनुच्छेद 14 और 16 को एक साथ मिला के पढ़ा जाएगा, तब जाके आपका जो है ये समान कार्य के लिए समान, क्योंकि 14 में जो है समता का अधिकार है, 16 में जो है अवसर की समानता है। तो दोनों को जब मिलाते हैं, तो दोनों को मिलाने के बाद जो है हमें ये समान वेतन के मौलिक अधिकार को परिभाषित करता है। अगला 26 नंबर में चलने का, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान की गई है। ठीक है। तो देखिए 26 भी काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 16A को, जब अनुच्छेद 16A को 16(2) के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, तो लोक नियोजन में जो है ये लोक नियोजन के विषय पर सभी नागरिकों को जो है समान अवसर का प्रदान करता है। तो ऐसे भी आप ये देखते हैं कि 16 में जो अवसर की समानता का ही जिक्र किया गया है। 27 नंबर का रहा है, भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल, तो देखिए केवल देता है धार्मिक, इसका देखिए डायरेक्ट आंसर याद कीजिए, ये देता है केवल धार्मिक, भाषाई और निरी जातीय अल्पसंख्यकों को जो मान्यता देता है। 27 का हो जाएगा ये, 27 का ये आपका जो है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को केवल मान्यता देता है। तो 27 का हो जाएगा आपका सी, सॉरी गलती से डी में लग गया था, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को केवल जो है ये मान्यता देता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 नंबर में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त और सीमित नहीं किया जा सकता है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को जो है किसी भी स्थिति में स्थगित नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की अधिकार। अगला हम लोग चलते हैं 29 नंबर का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है। तो देखिए हिंदू शब्द आपको जो है बौद्ध को सम्मिलित करता है, जैन को सम्मिलित करता है, सिख को करता है, लेकिन पारसी को नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है। अगला 30 नंबर में हम लोग चल रहे हैं। 30 नंबर का किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 के 3 में, मतलब अनुच्छेद 20 में ही जो ऐसा प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का 3 में। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 2 सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। ये भी देखिए दोहरे दंड की बात कर रही है, तो ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद इसका आंसर हो जाएगा कितना, 20 आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला चलिए, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1976 में जब बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम को पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। अब देखिए मौलिक अधिकार से रिलेटेड सभी बात हो गई है।
अब हम लोग जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले मैं डिटेल कर दूं कि ये जो DPSP है ये जो है भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 36 से लेके 52 के बीच किया गया है, अनुच्छेद 36 से 52 के बीच। और इसका भाग अगर पूछा जाए तो 4 में किया गया, भाग 4 में किया गया। ठीक है, तो चलिए देखिए मौलिक अधिकार वहाँ व्यक्ति को मजबूत बनाता है, तो यहाँ नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य को मजबूत बनाता है। दोनों एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। क्लियर। आगे हम लोग चलते 33 नंबर में। करा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने के पीछे क्या उद्देश्य था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए जनरली इसमें बोलता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, मगर इसका ऑप्शन बहुत डिफरेंट टाइप से बनता है। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। क्लियर, इसका हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर में चलते हैं। 34 नंबर का कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो ये देखिए कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो आपको नीति निर्देशक तत्व में किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नीति निर्देशक तत्व। 35 नंबर का भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से मिला है? तो अभी तुरंत हम बताएं आयरलैंड से लिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन चलिए 36 नंबर। 36 नंबर का आपको कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो ये भी जो है नीति निर्देशक सिद्धांत में ही किया गया है। ये नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है और ये 39 में इसकी वर्णन की गई है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। 37 नंबर में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित नहीं है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको मौलिक अधिकार अच्छे से याद होना चाहिए, तब आप नीति निर्देशक तत्व को छाट पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में अभी तुरंत हम बताए थे, इसकी जिक्र जो अनुच्छेद 20 में है, ये तो मौलिक अधिकार हो गया। क्लियर। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये भी 21 में हो गया, ये भी आपका जो है मौलिक अधिकार की बात हो गया। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी जो है आपको मौलिक अधिकार की बात हो गई। पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन जो 39 में जिक्र किया गया, ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। आगे हम लोग चलते हैं 38 नंबर। तरह भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो देखिए अनुच्छेद 40 के तहत जो है आर्टिकल 40 के तहत जो है पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। और अभी तुरंत हम बताएं कि 36 से 52 तक जो भी आर्टिकल आती है वो सभी क्या कहलाते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं 39 नंबर का कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है? तो अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए ये जिम्मेवार है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए 40 नंबर में करा संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उद्योगों में प्रबंधन में कामगारों के भागीदार का प्रावधान किया? देखिए LSW का ये जो टॉपिक है WPM बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि उद्योग में, यहाँ से आपको टर्म याद रखना है, उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया? तो ये जो है पहले मूल नीति निर्देशक तत्व में ये नहीं था, बाद में इसे इंक्लूड किया गया। तो इसका इंक्लूडेशन जो है आपका 43 के ए में किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला 41 नंबर का निम्नलिखित संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया। नहीं जोड़ा गया मतलब पहले से था, वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले से कौन कौन था वो देख लेते हैं। तो इसमें शोषण से बच्चों के बेस की सुरक्षा ये जोड़ा गया, समान न्याय निःशुल्क सलाह ये भी जोड़ा गया, जबकि ये जो है समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 में है, ये पहले से पूर्ववत है। तो ये जो है जोड़ा नहीं गया है। जबकि WPM आपको उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी जो 43 में बताए थे, ये भी जोड़ा गया है, ये भी आपका जोड़ा गया। तो मतलब ये जो है A, B और D जो है इंक्लूडिंग है, जबकि पहले से आपका जो है नीति निर्देशक तत्व में आपका समान आचार संहिता का जिक्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए 42 नंबर में हम लोग चलते हैं। 42 नंबर का आपको कि कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? नीति निर्देशक तत्व नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो जाएगा आपका मद निषेध 37 अनुच्छेद 37 में है, ये भी सही है। ये 48 में ये भी सही है। पर्यावरण संरक्षण ये भी 48 में ये भी सही है। जबकि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा ये आपको जो है मौलिक अधिकार में दिया गया, तो ये आपका नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला 43 नंबर का निम्नलिखित में कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आपको मद निषेध अभी जिक्र किए थे, ये है। काम का अधिकार भी है, आपका समान कार्य के लिए समान वेतन भी है, जबकि राइट टू
सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आपको ये मौलिक अधिकार में दिया गया, तो आपका डी नहीं होगा। अगला 44 नंबर का कौन सा नीति निषेधक तत्व है, तो है पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 ये है, ठीक। तो है पूछ रहा है, तो पहला ही ऑप्शन पकड़ा गया आपका, समान सिविल यही है। जबकि प्रेस की स्वतंत्रता 19 में जिक्र है, धर्म की स्वतंत्रता 25 में, विधि के समक्ष समानता 14 में है। तो ये सभी तीनों जो आपको मौलिक अधिकार दिया गया, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। 45 में करा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है, किसने कहा था, तो ये देखिए आपको केटी साहब बोला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का डी नंबर हो जाएगा, केटी साहब हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे अगला टॉपिक हम लोग का मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। मूल कर्तव्य जो देखिए ये आपका टॉपिक है। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। किसके समिति की अनुशंसा पर, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य जो थे 10 थे, बाद में 1 बढ़ाया गया। अभी मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी, 11 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। करा कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 1976 में जोड़ा गया था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। करा 47 में भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, तो देखिए इसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं था। जहाँ पे नीति निदेशक तत्व है वहीं पर इसको शामिल किया गया, तो 4 के क में इसको रखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए 50 नंबर में चलने करा किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था, तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। 49 नंबर भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया, तो 4 के क में दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 4 के क में। अगला क्वेश्चन करा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य शामिल किया गया। देखिए अब यहाँ पे 2 बात आ गई। भाग पूछ रहा था तो 4 का क आ रहा था, जब अनुच्छेद पूछेगा तो 51 का क आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए 51 का ए कहाँ पर है, तो सी नंबर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला हम लोग 51 में चलने का 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जाना जाता है, मतलब मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 52 करा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष किया गया था, तो देखिए 42वां संविधान संशोधन जो आपको 1976 में हुआ था, तो 1976 में ही जोड़ा गया था। 53 में करा कि भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो देखिए 10 अभी वर्तमान में जो 11 मौलिक कर्तव्य है उसको आप अच्छे से देखेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए इसमें अक्सर जो होता है क्या कि कुछ जो है आपको नीति निषेधक तत्व का स्टेटमेंट दे देता है, कुछ मौलिक अधिकार का स्टेटमेंट दे देता है, और उसके बाद आपको पूछता है कि इसमें से कौन मौलिक कर्तव्य है। तो आप ऐसा कीजिए कि मौलिक अधिकार को छांट लीजिए और क्या कहते हैं नीति निषेधक तत्व को छांट लीजिए, तो जो बचेगा आपका मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग छांट विधि से चलते हैं। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये अनुच्छेद 50 में, और ये हो गया आपका नीति निषेधक तत्व, ये नहीं होगा। करा हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत की संरक्षण, ये भी छोड़ देते हैं फिलहाल। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का व्यवस्था, तो ये जो आपको मौलिक अधिकार में किया गया, तो ये अब मौलिक अधिकार में। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये भी मौलिक अधिकार में है अनुच्छेद 17 के तहत। तो देखिए आपका हो गया ना, ये आपका राज्य का नीति निषेधक है, ये फंडामेंटल राइट, ये भी फंडामेंटल राइट, तो आपका बी बच गया। तो इसका मतलब बी जो आपका क्या है, मौलिक कर्तव्य है, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, आगे हम लोग चलते 54 नंबर में करा एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है, तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, ये मतलब मूल कर्तव्य में शामिल है। क्लियर। आगे और ऑप्शन देख रहे हैं हम लोग। करा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शवाचों को उच्च आदर्शों को हृदय में संजो के रखना, ये भी आपका जो है शामिल है। अस्पृश्यता को मिटाने की और प्रयास करें, ये जो आपको मौलिक अधिकार में दिया गया, यही आपका जो है मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, तो इसको हटा लिए, तो यही राइट आंसर हो गया। ठीक है, 55 नंबर में चलिए करा निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज का जो है संरक्षण करना, इसमें देखिए आप जब पढ़ेंगे उसमें 11 को, तो राष्ट्रीय ध्वज को जो है सम्मान रखना, ये जो है मूल कर्तव्य का ड्यूटीज है। ठीक है, तो इसमें 55 का आपका आंसर हो जाएगा 55 का एक और रुक जाइए। कह रहा कि एक संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है, तो देखिए उसमें ये राष्ट्रीय ध्वज नहीं हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का जो है सम्मान करना है, उसका संरक्षण नहीं करना है। संरक्षण जो है इसमें वन्यजीव के बारे में बोला गया। ये गलत आंसर टिक आउट हो गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर।
56 नंबर करा, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना। ये आपका 48 के ए में जिक्र किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 48 का 1। 57 नंबर करा, कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको छांटना बहुत जरूरी हो जाता है, क्लियर। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो करा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो देखिए राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये आपका जो है मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ये भी आपका है। राष्ट्रीय महत्व के स्थान व स्मारकों का संरक्षण, ये नहीं है। ये देखिए आपका जो है डीपीएसपी है, इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 51 में किया गया है। किसमें किया गया है? 51 में। तो यही आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक। 58 नंबर करा, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। फिर आपको छानने के लिए दिया, मूल कर्तव्य नहीं है। हम बार बार बोलते हैं कि वैसा टर्म को पकड़िए जो आपको लेके बता देगा कि या तो ये मौलिक अधिकार का टर्म है या तो राजनीति निर्देशक तत्व का मतलब टर्म है, क्लियर। तो चलिए इसमें आप जब पढ़ के देखेंगे, देखिए लोक चुनाव में मतदान करना, ये जो मूल कर्तव्य में जिक्र नहीं है, तो ये पहला ही इसका ऑप्शन क्लियर हो गया, ए नंबर जो मौलिक कर्तव्य में नहीं है। चलिए अगला टॉपिक राष्ट्रपति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्यकारी प्रमुख जो होता है हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखेंगे। और राष्ट्रपति का चैप्टर जो है अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होती है। कहाँ से होती है? अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होती है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जरा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है इसमें अप्रत्यक्ष होता है, इसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेता है, इसलिए जो है इसे अप्रत्यक्ष कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 60 नंबर करा, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है, तो राइट आंसर भी हो जाएगा। 61 नंबर करा, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो देखिए इसमें तीन मेंबर भाग लेते हैं। एक जो है लोकसभा भाग लेता है, राज्यसभा भाग लेता है और उसके बाद जाके विधानसभा के, ये 3 चीज भाग लेता है। और तीनों के क्या होते हैं? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए अब आप छांटिएगा तो आसानी से बन जाएगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा, देखते हैं हम लोग डी नंबर को अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो देखिए राज्यसभा ठीक है, लोकसभा भी ठीक है, राज्य के विधानसभा भी ठीक है और निर्वाचित सदस्य भी लगा है। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं 62 नंबर करा, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्तावक का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। तो देखिए ये जो है प्रस्तावक और समर्थक जो होने चाहिए कम से कम जो है 20 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्तावक का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम, सॉरी इसमें 50 निर्वाचक होने चाहिए। कितने निर्वाचक होने चाहिए? 50 निर्वाचक होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 50 निर्वाचक। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। तो देखिए राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने का पात्र तब नहीं होगा जब वह विधान परिषद का सदस्य होगा, अर्थात राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन चलते हैं 64 नंबर का, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो देखिए इसके लिए जो है 35 वर्ष उम्र हो, ठीक है, संसद चुने योग्यता रखता है, ठीक है, देश का नागरिक हो, पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये जो है योग्यता का जिक्र नहीं किया गया है, क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला 65 नंबर में चल रहा करा, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु 6 महीने परंतु एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु तो जैसे अगर राष्ट्रपति बन जाएगा तो उसी समय वह जिस मतलब संसद का सदस्य हो या विधानसभा का सदस्य हो, जिस चीज़ की भी सदस्य होगी उसको सदस्यता को क्या करना होगा? छोड़ना होगा, मतलब तुरंत राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने की तिथि से, क्लियर। तो इसमें देखिए निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं 66 नंबर करा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अनुच्छेद 57 जो है आपको पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था करता है, क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे करा कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपनी पद पर रहता है निर्वाचन की तारीख से, संसद की निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण तिथि से। तो देखिए कोई भी व्यक्ति जो 5 साल रहता है वो अपने पद ग्रहण की तिथि से रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं 66 नंबर करा, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो देखिए भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो देता है वो राष्ट्रपति को देता है, क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं 69 नंबर, भारत के राष्ट्रपति उसके पद से हटाए जा सकते हैं। तो देखिए ये भारत के राष्ट्रपति जो है अपने पद से हटाए जा सकते हैं, संसद द्वारा हटाया जा सकता है। संसद में मतलब लोकसभा राज्यसभा कोई भी उसका पहल कर सकता है, क्लियर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 70 नंबर। सारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति में महाभियोग चलाया जा सकता है? तो देखिए महाभियोग की जिक्र जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर का। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि के समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग से उसे हटाया जा सकता है, जो कि अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं 72 नंबर में। 72 का निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे देता है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो देखिए महाभियोग लगाने का अधिकार जो है संसद को है। संसद के दोनों सदन कोई भी लगा सकता है। क्लियर, अगर लोकसभा लगाएगा तो राज्यसभा अनुमोदन करेगा, राज्यसभा लगाएगा तो लोकसभा अनुमोदन करेगा। तो 72 का आपका ए हो जाएगा, 72 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 73 नंबर। कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग होता है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं होता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसके निर्वाचन में राज्यसभा भाग लेता है, लोकसभा भाग लेता है और विधानसभा भी भाग लेती है, मगर जब महाभियोग चलाने की बात आती है तो केवल राज्यसभा और लोकसभा में ही जो है ये महाभियोग की प्रक्रिया की संचालन की जाती है, जिसमें विधानसभा का भाग नहीं लेता। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा। राज्य की विधानसभाएं जो है महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। अगला 74 नंबर का। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति भरने के लिए कम से कम कितनी समय सीमा होनी चाहिए? तो इसका 6 माह होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला 75 का। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब उस स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? तो उस कंडीशन में जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक, अगला 76 नंबर का। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देखिए कार्यपालिका अध्यक्ष जो है भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जबकि राज्य का जो है राज्यपाल होते हैं। क्लियर। 77 में करा संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो है अनुच्छेद 53 के तहत जो है कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला 78 में करा भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो देखिए समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर। अगला भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से यह किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? फिर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? मतलब मंत्री परिषद को जब विचार करने के लिए वापस किया जा सकता है। 79 का आपसे पूछ रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये दिया गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका हम ऑप्शन देखते हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश के अनुशंसा पर नहीं, लोकसभा के अनुशंसा पर नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर। हाँ, इसका हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 81 नंबर का। भारत के राष्ट्रपति डैश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता था? अभी तुरंत हम बताएं कि मंत्रिपरिषद के मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर करता है। तो इसका राइट आंसर 81 का हो जाएगा डी नंबर। आगे हम लोग चल रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? मतलब किसके द्वारा बुलाई जाती है? ठीक है। तो देखिए बुलाने का काम जो है राष्ट्रपति करता है, जबकि अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। और ये जो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। अगला है 83 नंबर के। भारत के राष्ट्रपति संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन एक सही नहीं है? तो देखिए इसमें कह रहा है कि संविधान का वह एक संगठक होता है, तो मतलब संविधान का भाग होता है। एक संविधान जो है 3 चीज से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना है। क्लियर। अगला, वह दोनों सदन में चर्चा में भाग लेता है? वह दोनों सदन में चर्चा में भाग लेता है? नहीं, ये दोनों सदन की चर्चा में ये जो है भाग नहीं लेता है। क्लियर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बाकी जो है वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। सही है। वह किन्हीं परिस्थिति में अध्यादेश 127 अनुच्छेद को लागू कर सकता है? ये भी सही। तो इसका राइट आंसर बी ही हो जाएगा।
84 में करा, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया वो था डाकघर संशोधन अधिनियम में जो है ज्ञानी जेल सिंह जो है आपका जे बी वीटो का प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, और उस समय प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी थे। ठीक है। 85 नंबर करा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी है। ठीक है, वही जेबी वीटो की बात कर रही है, तो 85 का आपका ये भी हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्लियर, मतलब जेबी वीटो से मतलब किसी भी चीज़ को रोक सकता है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? तो वही जेबी वीटो का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति जो है आपको रोक सकता है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी सुधारों के अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजता है, तब राष्ट्रपति भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति देती है? मतलब जैसे कि राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से ही पास हुआ, अब राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति उसे फिर से वापस भेजा, फिर से वह वापस करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो अब उसे सहमति देना अनिवार्य हो जाता है। तो वह पूछ रहा है किस अनुच्छेद के तहत ये सहमति देते हैं? तो आपका 87 का हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 88, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? ठीक है, तो देखिए भारत का राष्ट्रपति जो आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल का करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है, राष्ट्रपति का नहीं करता, क्योंकि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। 89 संविधान और असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृतियों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। संविधान और असाधारण स्थितियों में संविधान और असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृतियों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है। अनुच्छेद आपका 160 के तहत है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। 90 नंबर, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो देखिए प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है, ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री के नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री का निर्वाचन होता है, ये गड़बड़ है, ये बी नंबर इसका सही हो जाएगा। क्लियर। आगे 91 नंबर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है? तो 143 143 के तहत जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है किसी भी मुद्दे पर। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर सी। अगला, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे? क्षमादान कर सकता है। ठीक है, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे, ये भी है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, यही पावर इसके पास नहीं है, ये सांसद हटाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 93 नंबर का, कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार जो है राष्ट्रपति को नहीं है? चलिए 93, ये सब अब उसके कार्य से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, तो ये तो साधारण बिल को तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना नहीं, वित्तीय बिल को जो है ये पावर नहीं दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए लोकसभा को भेजे। क्लियर, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं 94 का, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये देखिए उसका भाषण जो है मंत्रिपरिषद तैयार करता है, अर्थात केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 95 नंबर का, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो ये बिहार से थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अजातशत्रु भी कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, अगला 96, सर्वसम्मति से निर्वाचन भारत के राष्ट्रपति थे, तो मतलब जो निर्विरोध चुने गए थे वो आपके एन संजीव रेड्डी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन संजीव रेड्डी। ठीक है, जबकि बीबी गिरी जो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे और ये जो है एटेक से संबंधित थे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित ये पहला राष्ट्रपति थे। और ये जो है दूसरा इसके संबंध में ये जी के बीबी गिरी के बारे में पूछा जाता है, ऐसे राष्ट्रपति जिसमें दोहरे मत की गणना करना पड़ा था वो बीबी गिरी ही थे। ठीक, अगला 97 नंबर में हम लोग चल रहे हैं। 97 नंबर आपको कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे थे? ये भी क्वेश्चन, तो ये नीलम संजीव रेड्डी ही जो है लोकसभा के अध्यक्ष थे, ये कभी उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी। क्लियर। अगला हम लोग चलते हैं 98 नंबर का, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन सा ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा था? तो यही जो बीबी गिरी आपका जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित था। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर। 99 में कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? एम हिदायतुल्लाह जो है आपको राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर। अभी तक एक ही मुख्य न्यायाधीश को मौका मिला है। अगला देखिए, श्री रामनाथ कोविंद भारत गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम था। तो देखिए रामनाथ कोविंद का जो क्रम था आपका 14वां था, और द्रौपदी मुर्मू का जो क्रम है आपका कितना है? 15वां है। तो ये 15वां याद रखिए अभी फिलहाल।
अगला 101 में कह रहा है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति जब अपना हस्ताक्षर और सहमति दे देता है तो वह बिल बन जाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्लियर। अगला देखिए 102 नंबर में कह रहा है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति। अगला देखिए 103 नंबर में, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति किस पे लागू होता है? तो देखिए ये उक्ति पर जो है राष्ट्रपति पे ही लागू होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन कहाँ पे है? तो ऑप्शन इसका बी सही है। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? तो देखिए ऐसे राष्ट्रपति अभी तक में जो 3 बन चुके हैं। हाँ, एक तो आपको जाकिर हुसैन रहे हैं, क्लियर। फिर आपको रामनाथ कोविंद रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है बिहार के राज्यपाल रहे थे और रामनाथ कोविंद जो है भी बिहार के राज्यपाल रहे थे। ये दोनों जो है बाद में आपका क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने। ठीक। अगला हम लोग चलते हैं 105 नंबर, ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 63 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। क्लियर। तो चलिए इसमें हम लोग जो है महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। करा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो इसमें जो है केवल राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं। सभी सदस्य कहने का मतलब ये हुआ कि पहले जैसे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन हुआ करता था और राज्यसभा में 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य हुआ करता था। तो 12 2 14 जो है आपका बिना निर्वाचन वाला सदस्य था। तो ये लोग भी वोटिंग कर सकता है किसमें? उपराष्ट्रपति में। लेकिन अब एंग्लो इंडियन की प्रक्रिया खत्म कर दिया गया तो केवल 12 सदस्य जो मनोनीत वाले हैं वो भी वोटिंग करता है किसमें? उपराष्ट्रपति में करता है। तो अब देखिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन इसमें कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य नहीं, ये तो गड़बड़ है। निर्वाचित सदस्य जो है आपको राष्ट्रपति में भाग लेता है। संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य, हाँ ये सही है, संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य, ये राइट आंसर बी नंबर है। अगला 106 नंबर में कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति जो निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित होते हैं। राइट आंसर सी हो गया। 107 नंबर में कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है? तो देखिए भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला हम लोग चलते हैं 108 नंबर में कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत संबंधी प्रस्तावित किया जा सकता है। तो चूंकि देखिए उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा का सभापति होते हैं, इसलिए इसमें जो है केवल राज्यसभा में जो है इसे हटाने की प्रक्रिया को लाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 109 नंबर में चलिए 109 कह रहा है राज्यसभा का सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। अभी वर्तमान में जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है और लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला है, प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी है और राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है। क्लियर। और उपराष्ट्रपति का क्रम जो है अभी 14वां है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो है 15 है। क्लियर। 110 नंबर में करा किसी एक की अध्यक्षता ऐसे द्वारा होती जो उसका सदस्य नहीं होता। तो देखिए उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होते हैं जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन 111 नंबर में हम लोग चल रहे हैं। 111 कह रहा है नीचे 4 युग दिए गए हैं जिसमें वो सही युग बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त पद पर रहे। थोड़ा डेप्थ में चला गया है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन से जहाँ तक मुझे याद है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपका बी में है और ए में भी है। तो 111 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और बीबी गिरी जो है राजदूत और उच्चायुक्त पद पर ये आसीन रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। आगे हम लोग चलते हैं 112 नंबर करा कि श्री एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति थे। तो देखिए वेंकैया नायडू हट गया। आप जगदीप धनखड़ के बारे में पढ़िए। जगदीप धनखड़ जो है भारत के अभी 14वें राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। अगला चलिए केंद्रीय मंत्री परिषद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करा कैबिनेट का तात्पर्य जो होते हैं, तो कैबिनेट का तात्पर्य से मतलब होता है कैबिनेट स्तर का मंत्री जो भी होते हैं। कैबिनेट का तात्पर्य जो है 113 नंबर में करा कैबिनेट का तात्पर्य है कैबिनेट स्तर का मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं 114 करा कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। तो कैबिनेट में जो है केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल कैबिनेट मंत्री होता है। 115 में करा संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो देखिए ये प्रधानमंत्री के पास होती है। किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री।
चलिए आगे हम लोग 116 नंबर में चल रहे हैं। 116 कह रहा है यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन मतलब राज्यसभा का सदस्य होगा तो क्या होगा। तो जब यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो उस समय प्रधानमंत्री वोट नहीं कर सकता है, क्योंकि वह लोकसभा का सदस्य नहीं होकर राज्यसभा का सदस्य रहते हैं। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं। 117 भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति द्वारा पदच्युत को विवेचित करता है। ठीक, फिर से समझिए क्वेश्चन को। भारतीय संविधान के प्रावधानों में कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति द्वारा पदच्युति को विवेचित करता है, मतलब मंत्री परिषद का उल्लेख किसमें किया गया, ये आपको सिंपली बताना है, यही पूछा जा रहा है। क्लियर। तो 117 का आपका हो जाएगा डी नंबर 75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 118 में करा आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं लोकसभा सदस्य होते हैं, जबकि इंदिरा गांधी राज्यसभा सदस्य थे। ठीक है। 119 में कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो आपको 25 वर्ष होनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा बी 25 वर्ष। अगला 120 नंबर में कह रहा है उप प्रधानमंत्री पद का सृजन, तो उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान में नहीं किया गया था, संविधान से इसको हटकर अलग से बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 122 नंबर में। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है, तो देखिए कोई भी व्यक्ति अगर संसद का सदस्य नहीं है तब पर भी वह जो है 6 माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 123 नंबर का भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं रहता है उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ेगा 6 महीने के बाद। कितने के बाद, 6 माह के बाद। अगला क्वेश्चन है 124 मंत्री परिषद उत्तरदायी होते हैं, मंत्री परिषद उत्तरदायी होते हैं, तो ये जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन 125 मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा। अगर संसद, देखिए संसद कंबाइंड वर्ड हो गया, अगर संसद को अगर ब्रेक करके देगा तब आप क्या करेंगे, लोकसभा को लगाएंगे। क्लियर। आगे चलिए 126 नंबर करा संघीय मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो इसका राइट आंसर 126 का हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, केवल लोकसभा के प्रति। अगला है 127 नंबर किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, तो देखिए लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस समय जो आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा मंत्री परिषद को सामूहिक रूप से, तो 127 का ए। अगला करा 128 नंबर मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या लगभग कितनी होनी चाहिए, तो 20 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 30, 40, 60, 50, सॉरी 50 होनी चाहिए, 20 तो ऑप्शन में है भी नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए। करा लाभ का पद का निर्णय कौन करता है, तो देखिए लाभ के पद का निर्णय जो है आपको या तो संसद करेगा या तो विधानमंडल करेगा, तो 129 का आप देख लीजिए। अच्छा 129 का ऑप्शन उधर है, 129 का ऑप्शन हो जाएगा या तो संघीय संसद करेगा या तो राज्यमंडल करेगा, इसका हो जाएगा आंसर बी नंबर। क्लियर, 129 का बी। 130 में करा भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है, तो कार्यपालिका हमेशा विधायक के अंडर कार्य करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विधायिका हो जाएगी। ठीक है। अगला चलिए 131 नंबर में प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू के कैबिनेट में पहले गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री बने थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो 131 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कैलाश नाथ काटजू, ये जो पहले गृह मंत्री बने फिर बाद में जाके रक्षा मंत्री बने थे, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो देखिए सन्मुखम सेठी थे प्रथम वित्त मंत्री, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 133 कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में वर्णित नहीं है, तो देखिए बजट शब्द जो भारतीय संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई थी, देखिए जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है देश से बाहर हुई थी जब ताशकंद समझौता करके आ रहे थे 1966 में, उसी समय इसकी मृत्यु जो है ताशकंद में हुई थी। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं 135 नंबर करा कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 135 का डी नंबर हो जाएगा, चंद्रशेखर जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। अगला 136 करा भारत के प्रधानमंत्रियों में कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हो सके, तो संसद में पैर नहीं रखने वाले चौधरी चरण सिंह थे जो कभी अपनी संसद में नहीं जा सके।
चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार उल्लेख किया गया संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो देखिए अनुच्छेद 352 के तहत जो मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला 138 नंबर का, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% होगा? तो ये 93वां संविधान संशोधन बताता है। 138 का हो जाएगा, सॉरी 93वां बोल दिए, 91वां संविधान संशोधन 91 हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है 15% से अधिक जो है मंत्री आप नहीं बना सकते। क्लियर। अगला क्वेश्चन 139 नंबर का रहा है, कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो देखिए आपका श्वेत पत्र जो है भारत का आधिकारिक पत्र होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला 140 नंबर का रहा, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या ना कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े, अर्थात राज्य के द्वारा कोई किसी प्रकार का कोई आपत्ति ना लगाए? तो ये अनुच्छेद 257 में है, ये थोड़ा डेप्थ में है, इसको देख लीजिएगा। अनुच्छेद ए, अनुच्छेद आंसर ये हो जाएगा अनुच्छेद 257। अगला क्वेश्चन का रहा 141 में कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये गोपालास्वामी अयंगर के रिपोर्ट पर आधारित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 141 का ए हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, कह रहा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है आपको लाल बहादुर शास्त्री दिए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्लियर। आगे 143 में करा भारत के, अब देखिए महान्यायवादी संबंधित है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते चलते हैं। करा भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जो है आपको भारत के महान्यायवादी को जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार होते हैं, तो ये भारत सरकार का विधि सलाहकार कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 145 में कह रहा भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता होते हैं, तो यही महान्यायवादी होते हैं, तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक। अगला 146 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी के सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो यही नियंत्रक, सॉरी महान्यायवादी को जो है आपको वोट देने का मतलब भाग लेने का अधिकार तो होता है, वोट देने का अधिकार नहीं होता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। 146 का हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 147, निम्नलिखित में कौन सा संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो देखिए आपका जो है महान्यायवादी जो है किसी भी सदन में भाग ले सकता है, और इसमें पूछता है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 88 के तहत। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं 148 में करा किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो देखिए आपको जो है ये भारत के महान्यायवादी को जो है संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। क्लियर। अगला 149 में करा सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? तो सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं मतलब इसका हो जाएगा कानूनी सलाहकार, मतलब इसका हो जाएगा कानूनी सलाहकार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 150 में, कह रहा कानूनी विषय पर राज्य सरकार, देखिए जिस तरह से भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देता है महान्यायवादी, उसी तरह कानूनी विषय पर राज्य सरकार को जो परामर्श देता है वो कहलाता है एडवोकेट जनरल, महान्यायवादी कहलाता है, तो इसका राइट महाधिवक्ता कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है डिस्कशन समझ में आया होगा। तो बस लास्ट में फिर एक रिक्वेस्ट है, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।